मैं डॉक्टर भवानी प्रसाद यादव, सहायक प्राध्यापक विधि, शासकीय पालूराम धनानिया वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय रायगढ़। मैं अपने पहले लेक्चर में संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपसे चर्चा किया था। आज इस दूसरे लेक्चर में संविधान की प्रकृति के बारे में हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक है। मैं शुरू में ही स्पष्ट कर दूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय संविधान संघात्मक है। अब हम सबसे पहले ये चर्चा करेंगे कि जो संविधान के एक एक्सपर्ट प्रोफेसर केसी वेर, उन्होंने संघात्मक संविधान के कुछ आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया है। वो 5 प्रकार के हैं। पहला कि 2 सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। दूसरा, वह लिखित में होना चाहिए। तीसरा, वह सर्वोच्च होना चाहिए। और चौथा, उसको बदलने की प्रक्रिया कठोर होनी चाहिए। और पांचवा, एक ऐसी संस्था जो किसी विवाद होने पर उस विवाद का स्वतंत्र रूप से निपटारा कर सके। इस प्रकार के उन्होंने 5 प्रकार के आवश्यक तत्व संघात्मक प्रणाली के कहे थे। अब हम सबसे पहला चर्चा करते हैं कि शक्तियों का विभाजन। केसी वेर का कहना है कि 2 सरकारों के बीच में जिनका एक ही नागरिक होता है, एक ही व्यक्ति होता है, जिसके ऊपर 2 सरकारें काम करती है, वो 2 सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन, कौन किस विषय पर कानून बनाएगा, ये पहला आवश्यक तत्व है। अमेरिका में हम देखते हैं कि वहां पर केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, लेकिन उसमें सिर्फ केंद्र की शक्तियों के बारे में उल्लेख है कि केंद्र किन पर कानून बनाएगा, बाकी जो भी बच गया उस पर राज्य सरकार बनाएगी। भारत में 3 प्रकार के लिस्ट का उल्लेख है। पहला, यूनियन लिस्ट, जिसमें 97 विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। दूसरा, 66 विषय जिस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। तीसरा, कंकरेंट लिस्ट, जिस पर दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाएगी, केंद्र और राज्य सरकार। लेकिन अगर विवाद होता है तो केंद्र का कानून को ही मान्य किया जाएगा। तो यहाँ भारत में हम देखते हैं 3 सूचियां हैं, और जो रेसिडरी पावर है उस पर भी केंद्र कानून बनाएगा। तो यहाँ शक्तियों का विभाजन है, स्पष्ट है किसे किस में कानून बनाना है। दूसरा जो आवश्यक तत्व है वो है आपका संविधान का लिखित होना। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, इन सभी के संविधान लिखित में है, संघात्मक प्रणाली है। अब भारतीय संविधान भी संघात्मक प्रणाली अपनाने के कारण 1950 में इसका भी निर्माण हुआ, ये भी लिखित में है। जब संविधान लागू हुआ 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूची थी, और इसमें शक्तियों का बंटवारा का उल्लेख है, केंद्र और राज्यों के संबंध का स्पष्ट उल्लेख है, इवन विधायिका संबंध, कार्यपालिका संबंध और वित्तीय संबंध, इन सब का विस्तार से उल्लेख है। तो हम देखते हैं जो दूसरा आवश्यक तत्व है वो भी भारतीय संविधान में लागू होता है। यहाँ पर भी लिखित संविधान है, शक्तियों का बंटवारा है, लिखित संविधान है। और तीसरा आवश्यक तत्व, संविधान सर्वोच्च होना चाहिए। अर्थात संघात्मक प्रणाली में जिन चीज़ों पर हम राजी होते हैं, 2 सरकार राजी होती है कि हम इस विषय पर अपना अपना कानून बनाएंगे, ये वो तभी पॉसिबल है आने वाले समय में जब वो लिखित हो और वो सुप्रीम हो, उसके ऊपर कोई कानून नहीं होना चाहिए, कोई लॉ नहीं होना चाहिए। तो अमेरिका, ब्रिटेन नहीं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड हम देखते हैं वहाँ के संविधान प्रमुख है, सर्वोच्च है। और संविधान के विपरीत अगर कोई कानून बनाता है तो उसे असंवैधानिक घोषित करने की प्रक्रिया है, संस्थाएं हैं जो असंवैधानिक घोषित करती हैं। अब भारत में भी संविधान सर्वोच्च है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी उसके अंतर्गत उसके अनुरूप कानून बनाएंगी, उसके विपरीत नहीं जा सकती। संविधान का अनुच्छेद 13, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 ये कहता है कि संविधान लागू होने के बाद संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो भाग 3 या संविधान के अनुकूल ना हो। इसी प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान भी सर्वोच्च है। इसी के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, कार्यपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी अपनी शक्तियों को पाते हैं और उसके अनुरूप कार्य करते हैं। चौथा जो आवश्यक तथ्य है वो होता है संविधान को बदलने की प्रक्रिया। ये जो शक्तियों का बंटवारा है, लिखित में है, सर्वोच्च है, तो समय के अनुसार अगर इसमें बदलने की प्रक्रिया हो तो वो कठोर होना चाहिए।
अमेरिका का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान काफ़ी कठोर है। वहाँ संविधान को बदलने की प्रक्रिया काफ़ी कठोर है, जिसका हम संविधान के संशोधन पर जब चर्चा करेंगे तब उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी मैं खाली इतना बता दूं कि दोनों संविधान कठोर हैं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के। और भारत का संविधान उनकी कठिनाइयों को देखते हुए हम लोगों ने क्या किया, संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख किया। पहला प्रक्रिया में साधारण अनुच्छेद, जिस प्रकार से बहुमत से कोई कानून बनाया जाता है उसी प्रकार एक बहुमत के अनुसार संसद में बहुमत से उसको संशोधित किया जा सकता है। दूसरा, कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं जिस पर संविधान में अगर संशोधन करना हो तो उसमें विशेष संशोधन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये विशेष संशोधन की प्रक्रिया का अर्थ होता है जो संसद के सदन के जो कुल सदस्य हैं उनका बहुमत होना चाहिए, और संशोधन के समय उपस्थित जितने सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए। इसको विशेष बहुमत कहते हैं। तीसरी प्रक्रिया जो है उसमें संसद इस विशेष बहुमत के अलावा आधे राज्यों की अनुमति की आवश्यकता होती है। संसद के द्वारा संशोधन करने के बाद वो राज्यों को भेजा जाएगा, और आधे राज्य जब इसमें संशोधन करके कर लेंगे, मान लेंगे, इसमें अपनी सहमति व्यक्त कर देंगे, तब संविधान का संशोधन माना जाएगा। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद तब संविधान का संशोधन वो माना जाएगा। अर्थात हम लोगों ने ये, जैसा कि 20वीं शताब्दी का संविधान है, अन्य देशों की कठिनाइयों को देखते हुए हम लोगों ने संविधान की प्रक्रियाओं को, संशोधन की प्रक्रियाओं को 3 भागों में विभक्त कर दिया, और जो संघवाद से संबंधित जो विषय हैं, संस्थाएं हैं, उसमें हम लोगों ने राज्यों की भी अनुमति का प्रावधान किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में प्रक्रिया जो है, संशोधन की जो प्रक्रिया है, संघात्मक के आवश्यक तत्व के रूप में जितना आवश्यक है उतना कठोर है, जो आवश्यक नहीं है, संघात्मक से संबंधित नहीं है, वो लचीला है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर कभी कोई विवाद उत्पन्न होता है तो एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो किसी राज्य या केंद्र सरकार के दबाव के बिना उस पर अपना स्पष्ट इंटरप्रिटेशन कर सके, निर्णय दे सके। इस पर भी भारतीय संविधान पूर्ण रूप से अनुकूल है। हमारे यहाँ जो उच्चतम न्यायालय है उसका ये कार्य है कि संविधान का इंटरप्रिटेशन करना, और संविधान के विपरीत जो भी है उसे असंवैधानिक घोषित करने का उस पर अधिकार है, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। हम ये देखते हैं कि ऐसा बहुत बार है जब भारतीय उच्चतम न्यायालय ने संसद के द्वारा पारित संशोधन को, कई अधिनियमों को संविधान के अनुकूल न होने के कारण उसे असंवैधानिक घोषित किया है। हमारे यहाँ हम ये देखते हैं कि भारतीय उच्चतम न्यायालय पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, कुछ एकाध मामलों में छोड़कर पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, और संघात्मक प्रणाली के अनुसार आवश्यक तत्व में जो एक स्वतंत्र संस्था या न्यायपालिका होनी चाहिए उसका कार्य पूरी तरह से हमारी उच्चतम न्यायालय उसका पालन कर रही है। तो ये जो 5वां तत्व भी है वो भी भारत में संघात्मक शासन के लिए जैसा होना चाहिए वो है। अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि ये भारतीय संविधान, जैसा कि केसीवेयर कहते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दोनों संस्थाएं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, दोनों अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन भारतीय प्रणाली में हम देखते हैं कि भारतीय संघात्मक प्रणाली में जो केंद्र है वो ज़्यादा पावरफुल है, और हमारा संघात्मक प्रणाली केंद्रमुखी है। केंद्र को कुछ ज़्यादा पावर है, और वो होना भी चाहिए। क्यों, वो भी मैं आपको स्पष्ट करूंगा। पहला, राज्यपाल की नियुक्ति। हम देखते हैं कि केंद्र के द्वारा हर राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, जहां पर विधानसभा के द्वारा पारित विधियों पर राज्यपाल के दस्तखत होने के बाद ही वो लागू होती है, कानून बन पाता है। और राज्यपाल केंद्र के द्वारा नियुक्त है, केंद्र के द्वारा वापस बुलाया जाता है, और इसमें राज्य का कोई रोल नहीं होता उसकी नियुक्ति में। तो एक प्रकार से ये केंद्र का प्रतिनिधि है, जिसका कई बार दुरुपयोग भी हुआ है, ठीक है, मानते हैं। लेकिन ये अन्य किसी देश में, अन्य संघात्मक प्रणाली वाले देश में ये प्रावधान नहीं है। दूसरा, अनुच्छेद
249 के अंतर्गत, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा अगर ये एक रेजोल्यूशन पारित कर देती है कि इन राज्यों के इन विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाए, पार्लियामेंट कानून बनाए, तो फिर उन पर केंद्र सरकार कानून, पार्लियामेंट कानून बनाएगा। ऐसा इसलिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय संधि होती हैं उनको लागू करने के लिए अगर राज्य के विषय में कानून बनाना पड़े तो केंद्र सरकार उस पर कानून बनाएगी, पार्लियामेंट उस पर कानून बनाएगी, तब राज्य सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि ये राज्य के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में कोई राज्य सरकार किसी अन्य देश से संधि नहीं कर सकती। अंतर्राष्ट्रीय संधि केंद्र के द्वारा किए जाते हैं और उसको लागू करने के लिए जो प्रावधान उचित है उसको करना अनिवार्य है, इसलिए उसका प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। तीसरी बात, नए राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्र में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन, ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय पार्लियामेंट को इसका अधिकार है, केंद्र सरकार को अधिकार है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राज्य का अस्तित्व पूरी तरह से केंद्र पर निर्मित है। लेकिन जैसा हम लोगों ने देखा कि 2000 में, सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़ अंचल को छत्तीसगढ़ राज्य, नया राज्य बनाया गया। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड, पहाड़ी क्षेत्रों को अलग करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया और बिहार में झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। और अभी कुछ वर्षों पहले आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को एक नया राज्य बनाया गया। ये समय के अनुसार, समय की अनुकूलता, भौगोलिक दृष्टि से प्रशासनिक अनुकूलता के अनुसार ये नए राज्य बनाए जाते हैं, बनाए गए भी हैं। और इनका सभी जगह सही ढंग से हम देखते हैं कि वो कहीं गलत नहीं हुआ, सही हुआ। और यहाँ पर राज्यों का जो पूरा अस्तित्व है वो केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। मानते हैं ये संघात्मक प्रणाली के विरुद्ध है, लेकिन अगर हम देखें इसके पीछे का इतिहास, तो इसमें हम देखते हैं कि अमेरिका में जब 1787 में संविधान, संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाने के लिए जब कार्रवाई चल रही थी, तो वहाँ पर 13 स्वतंत्र राज्य थे। उन्होंने अपने अधिकार को देके एक फेडरलिज्म का गठन किया। लेकिन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो भारत के अंतर्गत जो छोटे छोटे राज्य थे, रियासत थे, उन सबको मिलाकर भारतीय परिसंघ का निर्माण किया गया। इसलिए यहाँ पर भारत में राज्यों का अस्तित्व ही केंद्र के ऊपर डिपेंडेंट है। इस पर अगर हम केस लॉ देखें तो एक केस है वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1963 का, और दूसरा है एसआर मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि भारतीय प्रणाली जो है वो तो संघात्मक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ पर केंद्र को ज़्यादा शक्ति मिली हुई है, केंद्र उन्मुखी संविधान है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये प्रक्रिया से तो संघात्मक है, लेकिन आत्मा से ये एकात्मक है, एकात्मक संविधान है। और समय के मांग के अनुसार एक मजबूत केंद्र का होना बहुत जरूरी है। आज के अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता है, और जो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से पालन करता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो संघात्मक है, और संघात्मक के साथ इसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र को मजबूत करते हैं, और कुछ एकात्मक तत्व थोड़े से हैं, लेकिन फिर भी ये एक संघात्मक शासन है, संघात्मक प्रणाली है और एक मजबूत केंद्र है। धन्यवाद।